नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, कल हम अध्याय 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ रहे थे। उसके एक एक गद्यांश को पढ़ने के बाद उसके भाव को समझ रहे थे। तो आज शुरू करते हैं। आज फिर से चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जहाँ हमने कल तक पढ़ा था उसके आगे से। कल हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ा कि चार्ली के जीवन की दो घटनाएं कौन कौन सी थी जिसका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक तो जो वो बीमार थे, उनकी माँ ने उनको बाइबल पढ़कर सुनाई। दूसरा था कि उनके घर के पास कसाई खाना था जहाँ से भीड़ भाग निकली थी और उसको पकड़ने के लिए कई लोग उसके पीछे दौड़े, कई बार गिरे, फिसले, उठे और अंत में उस भीड़ को पकड़ लिया गया। और फिर उसका अंत क्या हुआ होगा वो हम सबको पता है। तो चार्ली कहते हैं कि शायद मेरी फ़िल्मों की जो पृष्ठभूमि है, मेरी फ़िल्मों को पृष्ठभूमि यहीं से मिली, हास्य और करुण रस का सामंजस्य जो उनकी फ़िल्मों में देखने को मिलता है। अब शुरू करते हैं आगे से गद्यांश। ये भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठकर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, ये संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वो राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। विदूषक, जिसको इंग्लिश में आप कॉमेडियन कहते हो, अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही माध्य पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि जैसे चार्ली की फिल्मों में हास्य और करुण रस दोनों साथ साथ आते हैं, हाँ, लेकिन जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है उसमें इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। हमारे बड़े बड़े महाकाव्य, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, उसमें भी इन दोनों रसों को एक साथ नहीं दिखाया गया, क्योंकि हमारी संस्कृति इसे स्वीकार नहीं करती। जहाँ कोई दुखी है उसके दुख में हंसना हमारी संस्कृति में नहीं है, और किसी की हंसी में रोना ये भी हमारी संस्कृति में नहीं है। इसीलिए शायद भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ये दोनों रस एक साथ नहीं मिलते। लेकिन चार्ली की फिल्मों में कब करुण रस हास्य रस में परिवर्तित हो जाएगा और कब हास्य रस करुण रस में परिवर्तित हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलता। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नीति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइकिक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था और गांधी तथा नेहरू
दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। तो यहाँ एक हकीकत है हम लोगों की कि हम एक दूसरे को नायक कम समझते हैं, विदूषक ज़्यादा समझते हैं, या खलनायक ज़्यादा समझते हैं। विदूषक मतलब कॉमेडियन। हम हर किसी को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार जैसे हीरो की उपाधि नहीं देते। हाँ, लेकिन जॉनी वॉकर या चार्ली ज़रूर कह देते हैं। तो दूसरा यहाँ पे कि महात्मा गांधी और नेहरू जी भी चार्ली का सानिध्य चाहते थे। सानिध्य मतलब उनका साथ चाहते थे, उनके नज़दीक चाहते थे। ऐसा इसलिए कि उनको भी चार्ली की कला से प्रभावित थे और उनको अच्छा लगता था खुद पर हंसना। दूसरों पर हंसना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद पर हंसने की इस कला से वो भी बहुत प्रभावित थे। खुद पर हंसकर दूसरों को हंसाना। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर की आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953-57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देवानंद, 9-2-11, फंटूश, 3 देवियाँ, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर, एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तेज चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था। किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा गया है। मतलब चार्ली की फिल्मों में जैसा होता था, ऐसा भारत में कब होना शुरू हुआ और उसी को चार्ली का भारतीयकरण कहा गया। तो चार्ली की फिल्मों में था कि नायक खुद पर हंसता था या दूसरों को अपने ऊपर हंसने के लिए उकसाता था। भारत में पहले ऐसा नहीं होता था। भारत की फिल्मों का नायक सर्वगुण संपन्न माना जाता था। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करता था कि वो खुद पर हंसे या दूसरे उस पर हंसे। लेकिन चार्ली से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में बनाई और इन्हीं फिल्मों को चार्ली का भारतीयकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार फिल्मी नायकों पर हंसने की या स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये परंपरा फिर आगे बढ़ती गई। आज हम देखते हैं नायक को कॉमेडी करते हुए भी, नायक को झाड़ुओं से पिटते हुए भी देखते हैं। तो ये वहीं से शुरुआत हुई थी। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। ये संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफ्का है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि चार्ली चैपलिन के बारे में हम कह रहे हैं ना कि उसने अपनी फिल्मों को आम व्यक्ति के साथ जोड़ा है। जो आम व्यक्ति की ज़िंदगी में घटता है वो सब चार्ली के साथ घटता है। और चार्ली की फिल्मों को अधिकांश मानवीय होना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि इनकी फिल्मों में भाषा का इस्तेमाल नहीं है। जो बोलती फिल्में होती हैं उसमें कॉमेडियन जब कॉमेडी करता है तो वो अपने हाव भाव के साथ कुछ संवादों का सहारा भी लेता है।
लेकिन चार्ली की फिल्मों में संवाद नहीं है, इसलिए ऐसी फिल्मों में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी फिल्मों को बहुत मानवीय होना पड़ता है ताकि लोग जो वो कहना चाहता है वो समझ सकें। एक होली का त्यौहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गांव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रादपि कठोराणी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि वह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसे फुस हो उठेगी। तो यहाँ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चार्ली सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कब हंसता है, कि जब वो अपने आप को सबसे ज़्यादा गर्व से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सबसे सफल व्यक्ति, सभ्य और संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है और अगले ही पल उसे अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है तो सारी हवा जो है वो सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठती है। तब चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा हंसता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की गलतफहमी है कि वो सबसे ज़्यादा समृद्ध है, सबसे ज़्यादा सभ्य है या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या श्रेष्ठ। कई बार हम आपस में बातें करते हुए दोस्तों को देखते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन तुरंत ही कोई ऐसा मतलब कि वहाँ से कुछ ऐसा हो जाता है या कोई कीट पतंगा वहाँ आ जाता है कि तुरंत जो है उसकी निडरता वहीं पर फुस हो जाती है। तो मतलब हर व्यक्ति जो है वो चार्ली है अपने जीवन में। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टीली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम कैलव्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली है, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। जी हाँ, हम सुपरमैन नहीं हो सकते। हम में इतनी पावर नहीं है कि हम दुनिया को बचाते हैं, हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, हम हर मुसीबत का सामना करके सफल हो जाते हैं। हम एक आम इंसान हैं, तो इसलिए हम सब चार्ली हैं, हम सुपरमैन नहीं हो सकते। इसलिए हमारे रोमांस भी पंक्चर होते हैं, हमारी हवा भी सुई चुभे गुब्बारे की तरह फुस होती है। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है कि हम सब साधारण हैं, हम सब चार्ली हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में हर बार सफल नहीं होता, हर बार उसका ऐसा नहीं कि वो उसका आत्मविश्वास हमेशा बना रहता है। कभी ना कभी आत्मविश्वास हर किसी का टूटता है, हर किसी को हार का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति सुपरमैन नहीं हो सकता। हम सब चार्ली हैं। तो ये था हमारा पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब। बच्चों, कल हम मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद। शुभ दिन।